हेलो। वेलकम ज्ञान वाणी चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, हम क्या पढ़ा रहे हैं। गोदान। गोदान से 8 क्लासेज हो चुकी है। अभी अब हम कहाँ पहुँचे हैं। तो राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ हुआ है और सभी यहाँ पात्र हैं। ये उपन्यास के पात्र सभी यहाँ धनुष में आए हुए हैं। तो आधी हो चुकी है। तो आगे आज पढ़ेंगे। तो कहाँ तक हुआ था। ये सभी पात्र आए हुए हैं सेमरी में, गांव में, और धनुष यज्ञ में सभी चर्चा कर रहे हैं। मिर्जा खुर्शीद और कौन कौन से हैं। तो एक झलक देख लेते हैं। देखो यहाँ तक पढ़ाए हैं सब, है ना। मिर्जा खुर्शीद के बहुत सारे वक्तव्य हैं, तो ये ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए PYQ है। विवाह को मैं सामाजिक समझौता हूँ और तो विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ। उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष के है न स्त्री के। समझौता करने के लिए आप स्वाधीन हैं। समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। तो ये किसका कथन है। मेहता का। मेहता गंभीर है, गंभीर हो गए और किसी प्रश्न का अपना मत प्रकट करते हुए जैसे तैसे सारी आत्मा पर उसमें डाल देते हैं। तो इस प्रकार है। धनुष यज्ञ का अभिमान निकट था। यज्ञ का अभिनय निकट था। 10 के 10 एक धनुष यज्ञ है। 10 से 1 तक धनुष यज्ञ है। 10 से 1 तक, 10 से 1। अब ये समय देखिए, 10 से 1 बजे तक धनुष यज्ञ है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। 1 से 3 तक प्रहसन है। समय 24 घंटे में यह प्रोग्राम था। भोजन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। तो यह इम्पोर्टेंट है। IMP। IMP ये है इसके। और फिर फलाहार हुआ। ये मांस के कोफ्ते ये सब हो चुके हैं। कितने थे तो ये ध्यान में रखना है। इनकी कोफ्ते, कबाब, पुलाव था। मुर्गा, मुर्गियां, बकरा, हिरन, तीतर, मोर जैसे पसंद थे वो खाने में। तो ये है। चारों तरफ आवाजें आई, हाँ हाँ, मिस मालती आज अपना कमाल दिखाएगी। मालती ने मिर्जा को ललकारा, कुछ इनाम देंगे। आपको खुद करना चाहिए। मजा तो जब है कि आप उन्हें शराब पिलाकर छोड़ेंगे। यह आपके हुस्न के जादू की आजमाइश है। अब देखिए हंसी मजाक भी हो रही है यहाँ पर। तो ये मिर्जा खुर्शीद की बातें हो रही है और फिर क्या बोल रहे हैं कि थोड़े ही दिनों इतना विश्वास हो गया। तो थोड़ा ऊपर से लेते हैं तब समझ में आएगी आगे की। तो सब्ज बाग दिखाकर घड़ी, अंगूठियां, रुपये सब उड़ा लिए। बेचारे लखनऊ पहुंचे थे। देह के कपड़ों के सिवा कुछ न था। राय साहब से पुरानी मुलाकात थी। कुछ उनकी मदद और अन्य मित्रों की मदद से जूते की दुकान खोल ली। अब वह लखनऊ के सबसे चलती हुई जूते का दुकान दुकान थी। 400-500 रोज की बिक्री होती थी। जनता उन पर थोड़े ही दिनों दिन में विश्वास हो गया जनता को उन पर थोड़े ही दिनों दिन में विश्वास हो गया कि वह बड़े भारी मुस्लिम तालुकेदार को नीचा दिखाकर काउंसिल में पहुंच गए। अपने जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं किसी का दीन नहीं बिगाड़ता। यह काम। तो ये मिर्जा खुर्शीद कह रहा है, उसकी ही कहानी है यहाँ से। मिर्जा खुर्शीद गोरे और चिट्टे आदमी थे और बूढ़ी बूढ़ी मूछें थी। ये याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोहरे देह था। ये IMP है ना। तो ये चांद देह पर ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है। छकलियां, अचकन और चूड़ीदार पजामा पहनते थे। ऊपर से हैट लगाते थे। मिर्जा खुर्शीद का है। खुर्शीद का काउंसिल के मेंबर थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेशनलिस्ट की तरह वो वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे। 2 बार हज गए हुए नहीं मानते और 3 बार 3 दिन के लिए क्यों जाने दे। बड़ी दिल लगी बाज बेफिक्री करे जीव थे अपने
मुकदमेबाज जेल आते आते 24 घंटे अंदर मुल्क निकल गए और सिर्फ 50,000 और लेकर भाग खड़े हुए। बम्बई में उनके एजेंट थे, सोचा था उनकी हिसाब किताब कर ले, 50,000 ही ऐंठ लिए। निराश होकर वहां से लखनऊ चले गए और गाड़ी में एक महात्मा से साक्षात्कार हुआ। महात्मा जी उन्हें सब्ज बाग दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठियां, रुपये का सब उड़ा लिए। ये कोई महात्मा मिल जाते हैं कि मेरी दिन दशा के देखिए कैसा है, तो वो मेल मिलाप हुआ। सब जवाब दिखाकर उनकी मतलब वो ने कुछ ये कि ये होगा आपके जीवन में, ये होगा करके उनकी अंगूठियां और ये सब उड़ा लिए। बेचारे लखनऊ पहुंचे तो देख कपड़े की सिवा कुछ ना था। अब वो लखनऊ आए मिर्जापुर से, तो उनके देख के कपड़े के सिवा कुछ नहीं था। और आए साहब से पुरानी मुलाकात थी उनकी, कुछ उनकी मदद से, कुछ अन्य मित्रों की मदद से जूते की दुकान खोली थी। ये मिर्जा खुर्शीद की बात है, तो ये ध्यान रखना। इसलिए हमको फिर से ऊपर से लेना पड़ा, नहीं तो आगे समझ में नहीं आता। जनता को उन पर थोड़े ही दिनों में इतना विश्वास पड़ा कि मुस्लिम तालुकेदार को नीचा दिखाकर काउंसिल में पहुंच गया और अपने जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, किसी का दिन नहीं बिगाड़ता, यह काम आपको खुद करना चाहिए। मजा तो जब है कि आप उन्हें शराब पिला कर छोड़ें और आपके हुस्न के जादूगर का आजमाइश हो। तो ये मिर्जा खुर्शीद मिस मालती को बोल रहा होगा। चारों तरफ ऐसे आवाजें आई कि हाँ हाँ मालती, आज आप अपना दिखला दीजिए। मालती ने मिर्जा के ललकारा और कुछ इनाम देंगे। 100 रुपये की एक थैली हुस और 100 रुपये, लाख रुपये का धर्म बिगाड़ूं 100 के लिए। अच्छा, आप खुद अपनी फीस बताइए। 1,000 कौड़ी कम नहीं? अच्छा मंजूर? जी नहीं, लाकर मेहता जी के हाथ में रख दीजिए। मिर्जा जी ने तुरंत 100 रुपये का नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए, देखिए सब मिर्जा से का ही बात हो रहा था, मिर्जा जी का होकर बोले, भाई यह सब मुर्दों की इज्जत का मामला है, मर्दों की इज्जत की बात भाइयों, ये सब मर्दों की इज्जत की बात। अगर मालती को वो फरमाइश ना पूरी हुई तो मिस मालती की फरमाइश पूरी ना हुई तो हमारे लिए कहीं कुछ दिखाने की जगह नहीं रहेगी। अगर मैं 5 रुपये होते तो मैं मिस मालती की एक एक अदा पर 1,00,000 रुपये कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने मासूक के एक काले तिल पर, समरकंद पर और बुखारा के सूबे कुर्बान कर दिए थे। आज आप भी साहबों की जवां मर्दी और हुस्न परस्ती का इल्म की कसम, मासूक की आपदाओं की कसम, अपनी इज्जत की कसम, पीछे कदम ना हटाए मर्दों। रुपये खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए यह रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में भी सस्ता है। इसलिए लखनऊ के किसानों की रानी की एक जाहिद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती। तो भाषण समाप्त करते ही मिर्जा जी ने हर एक जेब की तलाशी शुरू कर दी और पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई। जब जेब से 5 रुपये निकले, मिर्जा ने मुंह फीका करके कहा, वाह खन्ना साहब वाह, नाम बड़े दर्शन छोटे, इतनी कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों के आमदनी, और आपके जेब से 5 रुपये निकले। ला लाहौल बिल कुवत कहाँ कहाँ है मेहता? ये देखो नया शब्द आया, लाहौल बिला कुवत कहाँ है मेहता? आप जरा जाकर मिसेज खन्ना से कम 100 रुपये वसूल कर लाए। तो ये मिर्जा खुर्शीद कह रहा है। खन्ना खिसिया कर बोले, अजी उनके पास एक पैसा भी ना होगा। कौन जानता था कि यहाँ आप तलाशी लेना शुरू करेंगे। खैर आप खामोश रहिए, आप अपनी तकदीर जो अजमा ले। अच्छा तो मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ से हिल नहीं सकते मिस्टर मेहता। आप फिलोसफर हैं और मनोविज्ञान के और पंडित। देखिए अपनी भद ना कराइए। मेहता साहब पीकर मस्त हो जाते हैं और उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता है और विनोद सजीव हो जाता है। लपक कर मिसेज खन्ना के पास गए और 5 मिनट ही में मुंह लटकाए लौट आए। मिर्जा ने पूछा, अरे क्या खाली हाथ
राय साहब हंसे और काजी के घर चूहे चूहे भी सयाने। मिर्जा ने कहा, हो बड़े खुशनसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने कहा मारा और जेब से 100 रुपये के 5 नोट निकाले। मिर्जा ने लपक कर उन्हें गले लगा लिया और चारों तरफ से आवाजें आने लगी। और कौन 100 रुपये की नोट निकाले? मेहता ने कहा मारा और जेब से 100 रुपये निकाले मिस्टर मेहता ने। चारों तरफ से आवाजें आने लगी। कमाल है, मानता हूँ उस्ताद, क्यों ना हो, फिलोसफर ही तो ठहरे। मिर्जा ने नोटों की आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहता, आज से मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया। बताओ क्या जादू मारा है? मेहता अकड़ कर लाल लाल आंखें से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं, ऐसा कौन सा बड़ा काम था, जाकर पूछ, अंदर आऊं? बोली, आप है मेहता जी, आइए। मैंने अंदर जाकर कहा, वहाँ लोग ब्रिज खेल रहे हैं। मिस मालती 500 रुपये हार गई है और अपनी वहाँ ब्रिज खेल रहे हैं और अपनी अंगूठी बेच रही हैं। अंगूठी 1,000 से कम नहीं है। तो मिस मालती अंगूठी बेच रही हैं, 1,000 से कम नहीं है। आपने तो देखा ही है, बस वही है। आपके पास रुपये हो तो 100 रुपये देकर 1,000 की चीज ले लीजिए। ऐसा मौका फिर ना मिलेगा। फिर मालती ने, इस वक्त रुपये ना दिए तो बेदाग निकल जाएगा। पीछे से कौन देता है? शायद इसलिए उन्होंने अंगूठी निकाली और 500 रुपये किसके पास धरे होंगे और मुस्कुराई और चट से अपने बटुए से 5 नोट निकाल दिए और बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती। ना जाने कब क्या जरूरत पड़े। खन्ना खिसिया कर बोले, अब हमारे प्रोफेसरों का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी का ईश्वर ही मालिक है। खुर्शीद ने घाव पर नमक छिड़का और, अरे तो ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जिसके लिए आपका दिल बैठा जाता है? खुदा झूठ ना बुलाए तो यह आपकी एक दिन की खुदा झूठ ना बुलाए तो यह आप एक दिन की आमदनी है, समझ लीजिए। एक दिन बीमार पड़ गए तो जाएगा तो मिस मालती ही के हाथ में। आपके दर्दे जिगर की दवा मिस मालती के पास है। मालती ने ठोक कर मारी, देखिए मिर्जा जी, तबेले में लतियाहुज अच्छी नहीं है। ये देखिए कैसी है। ये मिर्जा जी खुर्शीद जो है यही ज्यादा बोलते हैं हर तरह की बातें, तो ये ध्यान में रखना है। और एक खन्ना है, ये फिलोसफर है यूनिवर्सिटी के। और मिर्जा ने दुम हिलाई और कान पकड़ता हूँ देवी जी, मिस्टर खन्ना की तलाशी और मुश्किल से 10 रुपये निकले मेहता की जेब से और केवल अठन्नी निकली है। कई सज्जनों ने एक एक 2-2 रुपये खुद दिए और तो जो हिसाब जोड़ा गया तो 300 रुपये की कमी। यह कमी राय साहब ने उदारता के साथ पूरी कर दी। संपादक जी ने मेवे और फल खाए और जरा कमर सीधी कर रहे थे कि राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही हैं? खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही हैं? धन्य भाग राय साहब के साथ हाल ही में विराजे। उधर नौकरों ने मेजें साफ कर दी थी और मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई, बैठिए, तकल्लुफ ना कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मालती ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, आप तकल्लुफ समझते हैं? मैं समझती हूँ, मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ और यूं आप अपने को कुछ ना समझें और आपको शोभा भी यही देता है। लेकिन यहाँ जितने सज्जन जमा हैं वही सभी आपकी राष्ट्र और साहित्य सेवा में से भली भांति परिचित हैं। आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किया, अभी चाहे वो लोग उसका मूल्य ना समझे, लेकिन यह समय बहुत दूर नहीं कि मैं तो कहती हूँ कि वह टाउन हॉलों के आपके चित्र टंगाए जाएंगे और इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृति है वह आप ही हैं के महान उद्योगों का प्रसाद है। आपको यह जानकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहांत सुधार
देहात सुधार आंदोलन में आपका हाथ बटाने के उत्सुक हैं और सज्जनों की बड़ी अच्छी यह कमी संगठित हुआ क्या? देहात सुधार संघ स्थापित। देहात मतलब गांव, सुधार संघ स्थापित होगा इसका मतलब। इसके आप सभापति हैं। ओंकार नाथ के जीवन में पहला अवसर था, उन्हीं चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले। यूं कभी कभी आम जलाशयों में बोलते थे, जलसों में बोलते थे, कभी कभी आम जलसों में बोलते थे। कई सभाओं के मंत्री उपमंत्री थे, लेकिन शिक्षित समाज में अब तक उपेक्षा की थी और उन लोगों को किसी तरह मिल ना पाते। इसलिए आम जलसों की निष्क्रियता और समर्थता शिकायत तो किया करते। अपने पत्र में एक एक रेंगते और कमल तेज थी, वाणी कठोर, सब साफ गोई और अच्छा उछलता बैठते, इसलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे। उसी समय आज उनका इतना सम्मान कहाँ से? आज स्वराज और स्वाधीन भारत हंटर के संपादक आकर देखे और अपना कलेजा ठंडे करे। और आज अवश्य देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है। सद्योग कभी निष्फल नहीं जाता, ऋषियों का वाक्य है। यह स्वयं अपनी नजरों में उठ गए और कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले, देवी जी, आप तो मुझे कांटों से घसीट रही हैं, तो मैंने तो जनता की जो कुछ भी सेवा की अपना कर्तव्य समझकर की। मैं इतना इस सम्मान की व्यक्ति का सम्मान नहीं, इस उद्देश्य का सम्मान समझ रहा हूँ। इसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दिया जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं रखता। मैं तो सेवक हूँ और सेवक रहना चाहता हूँ। ये ओंकार नाथ कह रहा है। मिस मालती इसे किसी तरह की स्वीकार नहीं कर सकती। सभापति पंडित जी बनना पड़ेगा। नगर में ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं है जिसकी कलम जादू है। कलम में जादू है, उसकी जवान में जादू है। जिसके व्यक्ति में जादू है वह कैसे कहता है कि हम प्रभावशाली नहीं है? ये मिस मालती किसके लिए कह रही है? नगर में ऐसा प्रभावशाली दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसकी कलम में जादू है। ओंकार नाथ की तरह वह जमाना गया जब धन का प्रभाव में मेल था और अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। अब देखो ये एआर में प्रश्न बनता, जमाना गया, धन और प्रभाव में मेल था, अब प्रतिभा और प्रभाव का मेल का युग है। संपादक जी, यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होगी और इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी को हो गया हो। और भी अभी तो सारा शहर और प्रांत बड़ा था। 4-5 लाख मिल जाना मामूली था। ओंकार नाथ कुछ समय नशा सा चढ़ने लगा। उनके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी सी उठ रही थी, उसने गंभीर उदार उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लेती और बोले, मगर आप समझ ले कि मिस मालती की यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है। आपको अपना बहुत समय देना पड़ता है। मैंने अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन में मुझसे अवश्य सबसे पहले मौजूद पाएगी। मिर्जा जी ने पुचारा दिया, आपका बड़े से बड़े दुश्मन ही यह नहीं जान सकता कि आप अपना कर्ज अदा करने में कभी किसी से पीछे रहें। कि मिस मालती ने देखा शराब कुछ असर करने लगा तो और भी गंभीर बनकर बोली, अगर हम लोग इस काम में महानता ना समझे तो स्थापित कर तो इसके सभापति होते ही किसी रईस और तलुकेदार को सभापति बनाकर धन खूब से बटोर सकते और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते। लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है। उसका सबसे प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी
ग्राहक संख्या के 20,000 तक पहुंच जाए। प्रांत की सभी म्युनिसिपैलिटियों और जिला बोर्डों और चेयरमैन हमारे मित्र हैं, और चेयरमैन तो यहीं विराजमान है। अगर हर एक मैंने 500-500 की प्रतियां ले ली तो मैं 25,000 की प्रतियां, आप यकीन समझे। फिर राय साहब, मिर्जा और साहब, और यह सलाह है काउंसिल में इस विषय पर प्रस्ताव रखा गया। प्रत्येक गांव की बिजली एक प्रति सरकारी और तौर पर मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता तस्वीर की जाए। और हमें पूरा विश्वास है कि प्रस्ताव मेरे पास। ओंकारनाथ ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा कि हमें गवर्नर के पास डेपुटेशन ले जाना है। तो ओंकारनाथ, गवर्नर के पास डेपुटेशन ले जाना है। तो ये देखना, कुछ भी छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रश्न हर जगह से बनता है। तो सभी पढ़ा बोलना ही और एक नजर देना ही पड़ रहा है। तो मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। उसने कहना होगा कि किसी सम शासन के लिए यह कितना लज्जा और कलंक की बात है। गमोत्थान का अकेला पात्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार किया। मिर्जा खुर्शीद ने कहा, अवश्य अवश्य, मैं गर्व नहीं करता, कभी गर्व करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा कि ग्राम संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग किया है। मिस्टर मेहता ने सुधारा। नहीं महाशय, तपस्या कहिए। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। वहाँ इसे तपस्या ही करना चाहिए, और बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने जो तपस्या की है वह इस प्रांत के ही नहीं, इस राष्ट्र के भी इतिहास में अभूतपूर्व है। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर मिस मालती ने एक पैग और दिया। हमारे संघ ने निश्चय ही किया कि काउंसिल में अब की जो जगह खाली हो उसके लिए आपको उम्मीद खड़ा किया जाएगा। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी। शेष सारा काम हम लोग कर लेंगे। आपने न खर्च के मतलब और प्रोपेगेंडा न धूप दौड़। तो ओंकारनाथ की आंखें ज्योति दुगुनी हो गई। और प्रोपेगेंडा न दौड़ न धूप, तो ये सब है। और पूर्ण नम्रता से बोला, लोग सेवक हूँ, हम लोग आप लोग का सेवक हूँ। मुझसे कोई काम चाहे लीजिए। हम लोग आप जैसी आशा है। अब झूठ देवताओं के सामने रगड़ते रगड़ते हार कुछ दया है, ये सुन। कोई शूद्र नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है। तो देखिए ये सब है, पृथक कट्टरता उपासक है। तो ये कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। सभापति पूज्य ओंकारनाथ विशाल हृदय व्यक्ति हूँ, और उस सभा में नीच खान पान और जाति पाति भेद हो सकता है। महानुभाव राष्ट्रीयता में विश्वास न रखते हो, कृपा करके यहाँ उठ जाएं। और राय साहब ने ये शंका से मेरी विचार से एकता का आशय नहीं किया। सब खान पान का विचार छोड़ दे। साहब शराब नहीं पीता तो क्या मुझे सभा से अलग जाना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर में कहा, बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेद नहीं कर सकते। मेहता जी ने घड़े को ठोका। मुझे संदेह है कि हमारे ये सभापति का स्वयं खान पान एकता में विश्वास नहीं रखते। ओंकार नाथ का चेहरा जर्द और पड़ गया। और बदमाश ने यह क्या बेवक्त शहनाई बजा दी, और दुष्ट कई बड़े मुर्दे न उखाड़ने लगे, और नहीं वह सारा सौभाग्य स्वप्न भांति शून्य में विलीन हो गए। मिस मालती ने उनके मुंह की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखकर दृढ़ता से, आपका संदेह निराधार है मेहता महोदय। क्या आप समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का ऐसा अन्याय उपासक, ऐसा उदार चेता पुरुष और ऐसा रसिक कवि निरर्थक लज्जाजनक भेद की गण मान सकेगा? ऐसी शंका करना उसकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओंकारनाथ का मुखमंडल दीप्त हो गया, और प्रसन्नता और संतोष से आभागा छलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर में कहा, इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना की है। और रमणी हाथों में शराब का प्याला पाकर वह कौन भद्र पुरुष होगा जो इनकार कर दे? यह तो नारी जाति का अपमान होगा, उस नारी जाति का जिसके नैन बानों से अपने हृदय को बांधने की लालसा पुरुष मात्र में ही होती है। इसकी आपदाओं पर मर मिटने के बड़े बड़े महीप ललायित रहते हैं। और बोतल और प्याले और दौड़ चलने दीजिए। इस अवसर पर
इस महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह आपत्ति, राष्ट्रद्रोह हो काम, पहले हम अपने सभापति दिशन पाएंगे। बर्फ, शराब और सोडा पहले ही तैयार था और मालती ने ओंकारनाथ को अपने हाथों से लाल विष में भरा हुआ ग्लास दिया और उन्हें कुछ ऐसे जादू भर चितवन देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारी वर्ण श्रेष्ठता काफूर हो गई और मन ने कहा, सारा आचार विचार परिस्थितियों के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर कार के धूल उड़ाते देखते हो तो ऐसी बिगड़ते ही उसे पत्थर से चूर चूर कर दे दो, लेकिन क्या तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं, परिस्थिति ही विधि है और कुछ नहीं। आप बाप दादाओं ने नहीं पी थी और ना ही पी हो, और उन्हें ऐसा अवसर है कि जब मिला था तो उनकी जीवी की पोथी पत्रों पर भी शराब लाते कहाँ से और पीते भी तो जाते कहाँ। फिर वह तो रेलगाड़ी पर न चढ़ते थे, कल का पानी ना पीते थे, अंग्रेजी पढ़ना पाप समझते थे। समय कितना बदल गया, समय साथ के अगर नहीं चल सकते तो तुम्हें पीछे छोड़कर चला जाएगा। ऐसी महिला कोमल हाथों से विष भी मिले तो शिरोधार्य करना चाहिए। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े राजे मरते हैं वह आज सामने खड़ा है, क्या उसे ठुकरा सकते हैं? तुम इस मालती के बारे में कर रहा है। उन्होंने ग्लास ले लिया और सिर झुकाकर अपनी कृतज्ञता दिखाते ही सांस में भी पी गए और तब तो लोगों के गर्व भरी आंखों से देखा और मानो कि कह रहे हो कि आपको मुख पर विश्वास है पर क्या समझते हैं आप? नीरा में पोंगा पंडित हैं क्या? आप मुझे दंपत्ति पाखंडी कहने का साहस नहीं कर सकते? हाल में और शोरगुल मचा रहा है और तो बहुत बड़ा है। यहाँ तक है तो देखते हैं, आज सॉफ्ट में ले जाते हैं लेकिन बीच से प्रश्न बनते हैं तो अपन जल्दी कर नहीं पाते हैं। हाल में शोरगुल मचा और जैसे पिटारे बंद कहे निकल पड़े हैं। और वाह देवी जी का क्या कहना है, कमाल, मिस मालती कमाल है। तोड़ दिया नमक कानून, तोड़ दिया धर्म का किला, तोड़ दिया नेम का बंगड़ा फोड़ा। तो देखो, जब भी हम सोचते हैं कि मैं स्पीड पकड़ूं तो अच्छे वक्तव्य आ ही जाते हैं, कथन जो कि कहीं से भी प्रश्न बनेगा। हाल में शोरगुल मचा तो ये है। ओंकारनाथ के कंठ के नीचे शराब पहुंचना था कि उनकी रसिकता वाचन हो गई और मुस्कुराकर बोले, मैं अपने धर्म की थाती मिस मालती के कोमल हाथों से सौंप दी और मुझे विश्वास है कि उनकी यथोचित रक्षा करेंगी। उनके चरण कोमलों के प्रसार में ऐसे 1000 रुपये को न्यौछावर कर सकता है। कहो कहो से हाल गुज उठा। संपादक जी का चेहरा फूल उठा था और आंख झुकी थी और दूसरा ग्लास भर बोले, मिस मालती की सेहत का जाम है और आप लोग पिए और उन्हें आशीर्वाद दें। और लोगों ने फिर अपने अपने गिलास खाली कर दिया। उसी वक्त मिर्जा खुर्शीद ने एक बार माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी और बोले, सज्जनों, फिदवी ने कभी अपने पूज्य सादर साहब की एक कसीदा कहा और आप लोग इज्जतदार हो चुके हैं। चारों तरफ आवाजें आई, हाँ हाँ जरूर सुनिए। ओंकारनाथ भंग तो आए दिन पिया करते हैं। ओंकारनाथ भांग नहीं भांग होगा, ये भांग भांग तो उनका मस्तिष्क उसका अभ्यस्त हो गया है, मगर शराब पीने का उन्हें यह पहला अवसर था। भंग का नशा मंथर गति से और एक स्वप्न की भांति आता है, मस्तिष्क पर मेघ के सामने छा जाता है, उनकी चेतावनी रहती है और यह खुद मालूम है। तो ये सब है जैसे कि कल्पना भटक कर हुक्म। देखिए क्या है तो मिर्जा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इस कसीदे में जो भी आपकी तारीफ की गई है, संपादक लाल संपादक जी ने लाल ज्योतिष नेत्रों से
देखा और तू हमारी तारीफ की क्या है, बोल। तरफ किसी नौकर की गई है। देखते हैं, कठिन बहुत बड़ा है ये। कुर्सी तोड़कर सामने कुर्सियां हैं, राय साहब ने हाल देखा हुआ आदमियों का ने संपादक जी को उठाया और जाकर कमरे में लिटा दिया और हुक्मबाजी हुआ। राय साहब ने सामने आकर क्रोध भरे स्वर में, कैसी लूट है, कैसा डाका है यह, तुम लोग काम कर रहे हो, कोई किस्सा नहीं लूटता, साफ साफ को क्या मामला है। तो देखिए वहां पर ये सब शराब के नशे में सब कुछ कुछ होने लगा था। अफगान के आंखें निकाली और बंदूक का कुंदा जमीन पर पटक कर बोला, हमसे पूछता है कैसे लूटा, कैसा डाका, तुम लूटता है क्या, आदमी आदमी लूटता है, अगर हाँ, हम यहाँ की कोठी का मालिक हैं, अमीर कोठी के 25 जवान हैं और हमारा आदमी रुपये तहसील कर डालता है और 1,000 रुपये तुम लूट लिया और कहता है कि कैसा डाका, और बताइए कैसा डाका, अमीर 50 जवानों की अभी अब तुम्हारा गांव लूट जाएगा। और खन्ना ने अफगान के तेवर देखे। और तो चुपके उठे और निकल जाए सरदार ने। तो देखिए ये अब ना उसका अफगान का अफगान अफगान का प्रवेश है। तो देखिए कहाँ से छूट गया है, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर हमने शॉट लिया तो फिर देखिए अफगान का ये आ गया, तो कहाँ से आया अफगान, तो ये देखना है। कई आदमियों को संपादक जी ने उठाया और जाकर कमरे में लिटा दिया। पंडाल धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार इन लोगों ने बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे। कई हुक्म जी पंडाल में आ गए। लोग उधर उधर जाने की तैयारी करते, सहसा अफगान आकर खड़ा हो गया। और अचानक ये सब हो रहा था, तभी अफगान आके खड़ा हो गया। रंग, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद और चीरा सीना, आंखों की निर्भयता, उन्माद भरा हुआ ठीली कुर्ता, पैरों और जरी के काम और सरदरी, सिर पर पगड़ी, कुल्हा और कंधे पर चमड़े के बैग लटकाए थे। कंधों का बंदूक था, कमर में तलवार था। ये अफगान का है ये। ना जाने किधर से आ खड़ा गया और गरज कर बोला, खबरदार कोई यहाँ से मत जाओ, हमारा हमारा साथ आदमी पर डाका, आदमी का डाका पड़ा है, हमारा साथ का आदमी का डाका पड़ा है। यहाँ का जो जो सरदार है वह हमारा आदमी को लूट लिया है, उसका माल तुमको देना होगा, एक और कौड़ी देना होगा। और कहाँ से, सरदार राय साहब ने सामने आकर क्रोध भरे स्वर में कहा, कैसी लूट है, कैसा डाका है, यह तुम लोगों के काम है। तो ये सब अफगान ने आंखें निकाली और बंदूक का कूदना, जमीन का फटना, फटक पटक कर बोला, हमसे पूछता है कैसे लूट, कैसा डाका है ये, कैसे तुम्हारी आदमी लूटता है, और हम यहाँ की मालिक है, हम कोठरी के 25। तो ये ध्यान में रखना है। और ये ऐसी शब्द जो है सो अफगान का है। खन्ना अफगान के तेवर देखे और चुपके से कहा, से डांटा कहा जाता है कि कोई जा नहीं, अगर हम सबको कत्ल कर देंगे। और ये सब है, देखो अपना कंसल है और आपकी खत है, और देखकर हमारा 1,000 रुपये लूट लिया और हमारा रुपया नहीं देगा, और हम आदमी दूसरे के माल को लूट कर खाता है। तो फिर मिस मालती की आंखें बचा कर कमरे में निकलने लगी और बाज की तरह टूट कर उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, तुम बदमाशों में हमारा माल दिलवाए, नहीं तो हम तुमको उठा ले जाएंगे। तो देखिए ये सब अफगानों का बात है। हजम हमारा 500 जवान काम करता है, हमने कबीले का खान है और कबीलों में 20,000 सालाना खिराज देता है। तो कबीलों में कितना, 20,000 सालाना खिराज देता है। अगर तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो आम आदमी गांव लूट जाए लेगा और तुम्हारा मसरूफ उठा लेगा। खून करने में हमको लुत्फ आ जाता है। मजलिस का आतंक छा गया और फिर मालती अपना झांकना भूल गई। खन्ना की पैरम पिंडलियां कांप रही थी। बेचारे चोट के भय से मंजिले बगल में रहता था और राय साहब ने ठुकराई और अभिमान था कि अपने ही गांव में एक पठान से चीप
ची चपर किया और बंदूक चलाई और होश हो गया ये। आखिर उन्होंने खुद मजबूत किया और जान खोल कर बोले कि चोर डाकू नहीं है, यह काउंसिल मेंबर है और देवी जी लखनऊ के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। यहाँ सभी शरीफ और इज्जतदार लोग जमा हैं। हमें बिल्कुल खबर नहीं आपके आदमियों को किसने लूटा। आप जाकर थाने में रपट कीजिए। खान ने जमीन पर पैर लपटका और पैतरे बदल के बंदूक के कंधों से उतार कर हाथ में लेता बड़ा हुआ दहाड़ा और तब मत बक बक करो, काउंसिल का मेंबर को कम इस तरह कुचल देता जमीन पर। और हमारा दिल मजबूत है, हमको खुदा ताला के सिवा किसी के नहीं है। तुम हमारा रुपया नहीं देता तो अब राय साहब तभी तुमको कत्ल देगा। अपनी तरफ बंदूक की दोनाली देकर राय साहब झुककर मेज के बराबर आ गए और अजीब मुसीबत जान फंसी थी। शैतान गए थे, हमने तुम्हारे रुपये लूट लिए। नौकर चाकर सिपाही प्यादे और धनुष यज्ञ देखने में मग्न थे और जमींदार के नौकर भी आलसी और कामचोर थे। तब भी 10 तबे का ना पुकारा जाता, बोलती नहीं। तो उस वक्त एक शुभ काम में धनुष यज्ञ उन्होंने केवल तमाशा नहीं, भगवान की लीला थी। अगर एक आदमी भी इधर उधर जाता तो सिपाहियों को खबर हो जाती और दिन भर में खाना का सारा मसाला निकल आता। दाढ़ी के एक एक बाल मुछ जाते। कितना गुस्सेवर होते और तो भी जल्लाद ना हो, मरने का गम ना खुशी का। मिर्जा साहब ने से अंग्रेजी में बोले, अब क्या करना है? मिर्जा साहब ने चकित नेत्रों से देखा। क्या बताऊं, अक्ल काम नहीं करती। अब आज अपना पिस्तौल घर छोड़कर आया, नहीं तो मजा चखा देता। खन्ना रोना मुंह बनाकर बोले, कुछ रुपये देकर इस तरह बला को टालिए। और राय साहब ने मालती की ओर देखा। देवी जी, आपकी क्या सलाह है? मालती का मुखमंडल तमतमा रहा था। बोली, होगा क्या, इतनी बेइज्जती तो हो रही है। आप लोग बैठे हैं, 20 मर्दों के होते उजर पठान मेरी इतनी दुर्गति कर रहा है और आप लोग खून से जरा भी गर्मी नहीं आती। आपके जान इतनी प्यारी है क्या? ऐसा आदमी बाहर जो शोर नहीं मचाता क्यों? आप लोग उस पर झपट कर उसके हाथ से बंदूक छीन ले। बंदूक भी तो चलेगा, चलने यूं जान जाएगी। जान तो मगर देवी जी, मर जाने को कि जितना आसान समझती हो, लोग समझते हैं। कोई आदमी बाहर निकलने की किसी हिम्मत का करे, पठान गुस्से में आकर 10,000 फेर कर दे और यहाँ समझाया की जाएगा। बहुत लोग पुलिस उसे फांसी सजा देकर देगी और रोज ऊपर से दबाव पड़ेगा और राजनीति के सामने न्याय पूछता है और नहीं मुकदमे के दायरे में हो जाएंगे और दंडकारी पुलिस बिठा दी जाएगी। आश्चर्य है, मौजे हंसी मजाक और ये ड्रामा, आनंद और शैतान ने आकर एक नई विपत्ति खड़ी कर दी। और ऐसा जान पड़ता था कि खून किए मानेगा। खन्ना ने मालती से फटकार, देवी जी आप तो खन्ना ने मालती को फटकारा, देवी जी आप तो हमें ऐसा लताड़ रही हैं कि मानो अपनी प्राण रक्षा करनी कोई पाप है। प्राण का मोह प्राणी मात्र में होता है और लोग भी, कोई लज्जा की बात नहीं है। आप हमारी जान हो और सस्ती समझती है और यह देखकर मुझे खेद होता है कि 1,000 का ही तो मुआमला है और मामला है और आप मुआमला है आपके पास। मुक्त 1,000 रुपये देकर क्या क्या नहीं विदा कर लेती। आप खुद बेइज्जती करा रही हैं और इसमें हमारा क्या? राय साहब ने गर्म होकर कहा, अगर इसने देवी को हाथ लगाया और लाश नहीं तड़पने देंगे, इसे भीड़ आऊंगा। तो राय साहब ने गर्म होकर कहा, अगर ये देवी जी को हाथ लगाया तो चाहे मेरी लाश नहीं यहीं तड़पने लगेंगे, मैं भीड़ जाऊंगा। आखिर यही आदमी है। मिर्जा साहब ने संदेह से सिर हिलाकर, राय साहब का आप भी इन सबों में मिजाज में वाकिफ नहीं है। यह फेर करना शुरू होगा फिर किसी जिंदा में ये निशान। तो मिस तनखा बेचारे आने वाले चुनाव की समस्या सुलझाने आए थे। 5,000 न्यारा सरल उपाय और ये
मिस मालती ने तनख्वाह को तिरस्कार भरी आंखों से देखा। अगर लोग कायर हैं तो समझते हैं, यह भी समझता आपको रुपये इतने प्यारे हैं। आप लोग इतनी देर तक झल्लाया और हुआ सा। लोगों ने गिरपिट सुन रहा था। एकाएक गिर गरज कर बोला, आप अब नहीं मानेंगे। आप इतने देर जवाब नहीं देता। हम तुमको लम्हा देता है। अगर तुम रुपया नहीं देता तो सीढ़ी बजाएगा और हमारा 25 जवान यहाँ आ जाएगा। फिर आंखों में प्रेम और ज्वाला भर उसने मिस मालती को देखा। और हम हमारे साथ चलेगा दिलदारा? दिलदार अगर तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगा, आप जान तुम्हारे कदमों में रख देगा। अपना जान तुम्हारे कदमों में, ये वो बोल रहा है। अब आदमी तुम्हारा आंशिक है। अगर कोई सच्चा आशिक नहीं है तो सच्चा इश्क क्या? अगर हम दिखा देगा। तुम्हारा इशारा पाते ही हम इतने सीने में खंजर चुभा सकता है। मिर्जा ने गिरा कर कहा, देवी जी, खुदा के लिए इस मुंजी को रुपये दे दीजिए। और खन्ना के हाथ जोड़कर याचना की, हमारे ऊपर दया करो मिस मालती। और देखिए कहाँ से वो पठान आ गया था और ये सब कर रहा था। राय साहब तनकर बोले, हरगिज नहीं। आज जो कुछ होना होगा होने दीजिए, या हम खुद मर जाएंगे या इन जालिमों को हमेशा के लिए दे देंगे। तनखा ने राय साहब को डांट बताई, शेर की मांद में घुसना कोई बहादुरी नहीं है। डट कर बताई। तनखा ने बताई कि शेर के मांद में घुसना बहादुरी नहीं है। मैं इससे मूर्खता समझता हूँ। अगर मिस मालती के मनोभाव और कुछ ईते खान के लालसा पर दीप्त नेत्रों के हुए आश्वस्त कर दिया था। अगर इस कांड में मन चलेपन आनंद आ रहा है तो उठाने की लालसा, शिष्ट प्रेम और दुर्बलता, निर्जीवता और अक्खर और अनपढ़ पठानों के उन्मत्त प्रेम और मन दौड़ रहा है। जैसे कि संगीत का आनंद उठाने के लिए कोई मस्त हाथियों की लड़ाई देखने के लिए दौड़ रहा है। उन्होंने खान साहब के सामने जाकर निसंस भाव से कहा कि तुम्हारे रुपये नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाकर कहा कि हम इतने ही आदमियों के बीच, हमें नहीं तो तुमको 1000 आदमियों के बीच ले जा सकता हूँ। तुमने जान से हाथ धोने पड़ेगा। हम अपने मासूक के लिए अपने जिस्म का एक एक बोटी चुनवा देंगे। उसने मालती के हाथ पकड़कर खींचा और उस उक्त होरी ने कमरे में कदम रखा था। वह राजा जनक का माली बना हुआ था और उस अभिनय में देहातियों का हंसते हंसाते लौटा दिया। और उसने सोचा, मालिक अभी तक क्यों नहीं आए, और वह भी तो आकार देखे कि दो देहाती इस समय में कितना कुशल होते हैं। उनके यार दोस्त भी देखें कैसे मालिक, मगर देखो भौचक्का हो गया है। चुप्पी साधे हैं सही और परिस्थिति के लिए। तो होरी पीछे मुड़ा और खान ने आपके सामने बंदूक डटा है। होरी गवार था। लाल पगड़ी देखकर उसके प्राण निकल जाते, लेकिन मस्त सांड की लाठी लेकर पील पड़ता। और वह कायर न था। मरना और मारना दोनों ही जानता था। मगर पुलिस के हथकंडों के सामने उसकी एक ना चली थी। बंधे बंधे कौन से रिश्वत रुपये कहाँ से लाए, बाल बच्चे फिर कहाँ छोड़े। मगर इस मालिक ललकारे और फिर कहा, डरा नहीं। तो देखिए उसने झपट कर खान की कमर पकड़ पर झटपट खान की कमर पकड़ी और ऐसा अड़ंगा मारा कि खान चारों खाने चित्त जमीन पर आ लगा। पश्तों में गालियां देने होरी उसकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर जोर से दाढ़ी पकड़कर खींची। दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुला उतार कर फेंकी और जोर मारकर खड़ा हो गया। अरे यह तो मिस्टर मेहता है। वाह! लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया। कोई उनके गले लगता तो कोई उनकी पीठ पर थपकियां देता। और मिस्टर मेहता के चेहरे पर न हंसी थी न गर्व। चुपचाप खड़े थे मानो वह कुछ हुआ नहीं। मालती ने नकली रोष से कहा, आपने यह बहरूपन कहाँ सीखा है? मेरा दिल अभी तक धड़क धड़क रहा है। और मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन भले आदमियों की जवामर्दी की परीक्षा ले रहा था। जो गुस्तखोरी हो गई क्षमा कीजिए। तो देखा, हम लोग भी छुपे हुए थे, को समझ में नहीं आया। वो पठान जो बना था वो मिस्टर मेहता था। इतना सब कर रहा था, नाटक खेल रहा था और इतनी बातें हुई। तो ये मिस्टर मेहता बना था पठान।
और वही इतनी सारी बातें हो रहा था, इतनी सारी लड़ाई झगड़े की बातें सब हुआ था। और ये धनुष यज्ञ में नाटक हो रहा था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये नाटक तो कमेंट कीजिए। और आगे भी इसी तरह डिटेल से पढ़ाएं, क्योंकि पूरा उपन्यास है और प्रश्न तो कहीं से भी बनता है। देख रहे इतनी मोटी है और अपन स्किप कर नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रश्न हमने PYQ भी किया हुआ है और प्रश्न आए दिन 3-4 एग्जाम दिया है, तो कहीं से भी कुछ भी बनता है। तो हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, सब एक एक लाइन से छोड़, जहाँ भी मैं एक पैराग्राफ भी छोड़ती हूँ फिर पीछे जाके हमको करना पड़ता है, फिर से दे समझना पड़ता है। जब समझे नहीं तो फिर अगर जो कथन आ जाता है तो वहाँ गलत हो जाता है, पढ़ा और नहीं पढ़ा बराबर हो जाता है। यदि हम थोड़ा पढ़े भी रहते हैं और अच्छे समझ में नहीं रहते हैं तो प्रश्न गलत होते हैं एग्जाम में, मतलब गलती हो ऑप्शन में गलत कर बैठते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ लेना ही अच्छी बात है, क्योंकि गोदान से प्रश्न बनते ही हैं, हो ही नहीं सकता कि गोदान से प्रश्न नहीं आए। और कई प्रश्न आते हैं, एक एक प्रश्न में 10-10 प्रश्न रहते हैं, कहीं भी कुछ भी रहते हैं। तो फिर ये क्लास को पॉजिटिव में लें और ध्यान से देखें, सुने, पढ़ें और कमेंट करें कि कहाँ दिक्कत है। यदि पॉइंटेड इसमें से निकाल के करना है तो भी बता दीजिए, तो पॉइंट निकाल दूंगी। तो थैंक यू, धन्यवाद, कमेंट कीजिए।